So, hello friend, good morning to all my lovely friends. I hope you will be healthy and cool. So, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा, इसकी शुरुआत कब हुई और उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यविधि। देख, अब हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने संविधान के बारे में जाना कि संविधान क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे संविधान सभा की शुरुआत कब हुई। तो संविधान सभा की शुरुआत मैंने कैसे हुई ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, और क्यों हुई ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में। आप मेरी पहली वाली वीडियो देखना तो उसमें आप जान पाओगे। और तो आज है शुरुआत कब हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संविधान सभा की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान से लेकर संविधान सभा तक, यानी कि जब संविधान का गठन हुआ, वो जो सभा गठित हुई उससे पहले से राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, तब से लेके एक संविधान सभा बनने तक संविधान सभा की शुरुआत मानी जाती है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे लोगों की ऐसी बैठकें हुई, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा संविधान बना, ठीक है। अब इसमें है उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव में हम इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथली टॉपिक है, तो अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान में, तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता व विश्व शांति का उल्लेख है, ठीक है। इन सभी, देखो, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, बंधुत्व क्या है, लोकतंत्र क्या है, संप्रभु और विश्व शांति क्या है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथली टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की जो बात कही गई थी, सबसे पहले कही गई थी वो महात्मा गांधी द्वारा, और इसको प्रासंगिक बनाया था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने, ठीक है। इसका निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने का जो प्रस्ताव हुआ वो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लाया गया उस दौरान, और संविधान सभा के गठन का प्रारूप कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। प्रथम प्रस्ताव जो है कैबिनेट मिशन द्वारा, इस प्रस्ताव के गठन के लिए निम्न सदस्यों को शामिल किया गया था। अब निम्न सदस्यों को शामिल किया गया था, इसमें बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जिन्हें शामिल किया गया था, ठीक है। और संविधान के विभाजन से पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब देखिए सदस्य कितने हैं इसमें, 389, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटेन से सीधे निमंत्रण वाले राज्यों से निर्वाचित थे। अब देखो 296 जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से हैं, सीधे ब्रिटेन से। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का दोबारा पुनर्गठन किया गया, और इसमें जो है दोबारा पुनर्गठन किया गया, इसमें देसी रियासतों से 93 सदस्यों का चयन किया गया था। देसी रियासतें मतलब कि इंडिया के अंदर से 93 सदस्यों का केवल, ठीक है, 93 मेंबर्स का ओनली। अब देखिए विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या में गिरावट आई, जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश नियंत्रण वाले 235 सदस्य और देसी रियासतों से केवल 89 सदस्य रह गए थे। अब देखो हम कहाँ देखते हैं, अब 235 सदस्य तो कहाँ से हैं, केवल ब्रिटिश से हैं ना, और हमारे एक देश से कितने हैं, केवल 98 ही। अब आप ही सोचो, इतने कम सदस्य हमारे यहाँ से हैं, क्या इतने ही लोग थे हमारे देश में? नहीं, और भी काफ़ी लोग थे ना जो इसमें भूमिका निभा सकते थे, लेकिन उस दौरान जो हमारा देश आज़ाद हुआ था या आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो अब आप खुद ही सोचिए कि ब्रिटिश का जो बोलबाला था वो कितना था हमारे ऊपर। जो हमारी संविधान सभा की बैठक हो रही है उसमें भी सारा उनका ही रुतबा है ना। तो आगे पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके स्थायी अध्यक्ष, अब देखना यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष भी आता है पेपर में और अस्थायी अध्यक्ष भी आता है, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष में आप लोग कंफ्यूज ना होइए। स्थायी अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद जो 11 दिसंबर 1946 को बने थे, और अस्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके उपाध्यक्ष उस टाइम पे थे एस सी मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार जो थे वी एन राव थे इसमें। और इस संविधान सभा की जो बैठक का बहिष्कार है किसने किया था, मुस्लिम लीग द्वारा इसका बहिष्कार भी किया गया था कि ये संविधान सभा की जो बैठक है ये क्या है, इलीगल है, हम इसे नहीं जो मानते। तो ये कुछ लोग होते हैं ना कि अड़ंगा डालने वाले, तो उस टाइम पे इस मुस्लिम लीग ऐसी थी जिसने बैठक का क्या किया था, बहिष्कार किया था, मतलब कि वो इस बैठक में शामिल ही नहीं होना चाहते थे, ठीक है। तो हमने देखा शुरुआत कब हुई, संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा जाना हमने फैक्ट, और वही संविधान सभा की कार्यविधि जानी, ठीक है। तो अब हम जानेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। मैंने आपको उद्देश्य प्रस्ताव के में यहाँ पीछे बताया था ना, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव लाया किसके द्वारा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को,
संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में जो है सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या? राष्ट्रीय आंदोलनों का निष्कर्ष और तत्पश्चात प्रस्तावना का स्वरूप। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था उद्देश्य प्रस्ताव। या संवैधानिक संरचना के ढांचे व मूल दर्शन की एक झलक थी। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव हमारा। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण कमेटियां भी थी, जिसमें अलग अलग कोई क्या थे, इस संघ के कमेटी के अध्यक्ष थे, कोई उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, इसमें कुछ समितियां बनाई गई थी। कौन कौन सी हैं? आप देखिए, है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति कमेटी जवाहरलाल नेहरू। अब देखना, संघ शक्ति कमेटी और संघ संविधान कमेटी दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित एक कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 1950, 24 जनवरी 1950। और पूरे देश में लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक और लागू कब किया गया था? अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी को, है ना, और लागू किया है हमारा कितना? 26 जनवरी को। ये डेट याद रख लेना आप, ये डेट बहुत काम आती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब देखिए, कार्यप्रणाली का मतलब क्या है? कैसे कार्य को स्थापित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अब संविधान सभा में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? संविधान वो जिसमें कुछ अध्यक्ष थे, अब सब लोगों के अपने क्या करेंगे? विचार प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो इसमें निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे, यानी कि कोई भी आके अपना सुझाव दे सकता था, कोई भी आगे आके अपना सुझाव दे। अगर वो अच्छा लगा तो हम संविधान सभा में संविधान में उसको डालेंगे, अगर वो नहीं लगा तो उसके बारे में हम सोचेंगे कि हाँ, ये किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। निर्णय जो है आम सहमति से लिए जाते थे, सभी के विचारों का सम्मान किया जाता था, बहुमत के द्वारा अल्पमत पर अपने विचारों को थोपने का प्रयत्न नहीं था। अब देखिए, आज की डेट में क्या है? अमीर क्या है? सर्वोपरि माना जाता है ना, हर जगह अमीर को क्या कहते हैं? अमीर जो होता है, रिच पर्सन जो होता है, उसको क्या रिस्पेक्ट अलग से मिल जाती है, चाहे वो झूठ मूठ की ही क्यों ना हो, लेकिन मिलती है ना। वहीं पे एक गरीब है तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो लेकिन यहाँ पे क्या था? संविधान सभा में आम सहमति से विचार प्रस्तुत किए जाते थे, बहुमत के द्वारा अल्पमत पर विचारों का थोपने का प्रयत्न बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। गैर कांग्रेसी सदस्यों का संविधान सभा में शामिल किया गया था। इसमें गैर कांग्रेसी सदस्यों को भी शामिल किया गया था। भारतीयों के सामने ब्रिटिश व अमेरिकी दोनों मॉडल थे, लेकिन निर्माताओं ने मध्यम मार्ग को चुना। अब देखिए, ना ही वो ब्रिटिश की तरफ मुड़े, ना ही वो अमेरिकी मॉडल की तरफ मुड़े, उन्होंने दोनों का क्या किया? एक बीच का मार्ग खोजा, बीच का रास्ता चुना। अब एक गांधीवादी दृष्टिकोण की वृद्धि के लिए एस.एन. अग्रवाल जैसे गांधी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकरण शासन और पंचायती राज को बढ़ावा दिया गया। विकेंद्रीकरण शासन और पंचायती राज, देख लेना, ये मेन है, विकेंद्रीकरण शासन। ठीक है, और इस प्रकार शासन प्रणाली का मूल आधार उदारवादी था। दूसरी तरफ शासन का उद्देश्य क्या था? समाजवादी था। उदारवादी मतलब मूल आधार क्या था? उदारवादी मतलब सभी के विचारों का सम्मान किया जाएगा यहाँ पे, और समाजवादी मतलब समाज के लिए जो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे रखा जाएगा। आई होप मेरी ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको एक बार रिपीट कर लेना, और अगर ये नोट्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, या आपके बहुत हेल्प करेगा। चलिए, तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।